Hello students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग ना तो एक्सरसाइज की बात करेंगे और ना ही किसी तरह की क्वेश्चन की बात करेंगे। तो बात क्या करेंगे? तो आज हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम के स्ट्रेटजी की बात करेंगे। हाउ टू गेट ए स्कोर मोर देन 90 प्लस 100 आउट ऑफ 100। ओके, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कमिंग मंथ यानी सितंबर से सभी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने जा रहा है। बहुत सारे स्कूल्स डेट शीट जारी भी कर चुके हैं। मीन्स 5 सितंबर टू 15 सितंबर तक बिहार हो या अदर स्टेट हो, सभी स्कूल्स में हाफ ईयरली एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। खास करके हम सीबीएसई की बात करते हैं और 10th बोर्ड की बात करते हैं। तो सीबीएसई 10th बोर्ड का ये जो हाफ ईयरली एग्जाम है, ये पहली सीढ़ी है। यहीं से हमें बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि सर कहते हैं कि सर हाफ ईयरली एग्जाम का तो बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल लेना देना नहीं है, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का पहली स्टेप है। अब क्या होगा कि यहीं से हम लोग सीखेंगे कि बोर्ड का क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, हमारे लिखने का वे क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे कि वी कैन गेट मोर देन 90%, 100 आउट ऑफ 100 etc। तो वो सारी बातें यहीं से शुरू होती है। और अगर यहां हम लोग ना सुधरे तो शायद आगे हमारे लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग, इसीलिए हमने यहाँ टॉपिक रखा है स्ट्रेटजी फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। हाउ टू गेट अबव 90% मार्क्स इन हाफ ईयर एग्जाम। हाफ ईयर एग्जाम में 90% से मोर मार्क्स कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो देखिए, सिलेबस की ज़्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे अभी फर्स्ट स्टेज में कि चूंकि ये हाफ ईयरली एग्जाम है। और एक चीज़ तुम जान लो कि हाफ ईयरली एग्जाम में ईच एंड एवरी स्कूल का अलग अलग पोर्शंस होते हैं, अलग अलग सिलेबस होते हैं। क्योंकि सीबीएसई कोई वैसा गाइडलाइन प्रोवाइड नहीं करता है कि हाफ ईयरली में इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग स्ट्रेटजी होता है, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। तो
आप लोगों को वो चैप्टर्स मिला भी होगा, पोर्शन मिला होगा कि हाफ ईयरली में कौन कौन से चैप्टर्स, इसीलिए मैं इसके बारे में एक फिक्स प्लान नहीं दे सकता हूँ कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, ओके, और कौन नहीं आएंगे, क्योंकि अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकता है। तो हम लोग आज जो बातें करेंगे कुछ कॉमन बातें करेंगे, और खास करके मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो बोर्ड एग्जाम होगा, और साथ में हम लोग हाफ ईयरली की भी बातें करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहां बातें करते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन ऑफ मैथ्स। मैथ्स के क्वेश्चन पेपर के डिजाइन्स क्या होंगे। ओके, तो यहां पर इसे सीबीएसई, ये बात मैंने नहीं कही है, ये सीबीएसई के द्वारा यह क्यूरिकुलम निकाला गया था, और ये मार्च में ही निकाला गया था। उसके अनुसार फर्स्ट इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। फर्स्ट है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनी अदर टाइप क्वेश्चंस। मीन्स ये कहता है कि जो 50% क्वेश्चंस होंगे वो कंपिटेंसी बेस्ड होंगे। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है। तो 50% क्वेश्चंस कंपिटेंसी बेस्ड होंगे, और कैसे होंगे, एमसीक्यू के रूप में होंगे, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड एनी अदर क्वेश्चंस हो सकते हैं। 50% यानी हाफ ऑफ द क्वेश्चन। अंडरस्टूड। सेकेंड है सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज 20%। जैसा कि अगर आपको नहीं मालूम हो तो ये जान जाइए कि जो हमारे बोर्ड के क्वेश्चंस होते हैं उसमें 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, यानी उसे हम लोग कहते हैं सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस। एमसी केवल आपको रिस्पॉन्स देना होता है, क्वेश्चन को देखिए, रिस्पॉन्स दे दीजिए कि इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा एंड सो ऑन। तो एमसीक्यू 20%, और 20% आता भी है, यानी 1 से 20 तक का क्वेश्चन जो होगा वो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऑप्शन गिवन होगा और उसी में से एक आंसर आपको रिस्पॉन्स करना होगा। थर्ड होगा वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, 30%। इसको कम कर दिया है। ये जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये 30% होंगे। अब टोटल की बात करते हैं तो 50 + 20 + 30 मीन्स 100%। और ये 100% क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड होंगे, यानी ये थ्योरी के रूप में जाने जाते हैं, जो 80 मार्क्स के होते हैं। अंडरस्टूड। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, तैयारी करना है। यानी सबसे ज्यादा टाइम हमें किस पर देना है, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, केस स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। फिर एमसीक्यू भी 20% है, इस पर भी ध्यान देना है। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन 30% है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स आता है, तो ये 30% है। ओके, तो ये प्रेजेंट जो हमारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो इसी तरह से होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पेपर डिजाइन तो ये हमने परसेंटेज के रूप में समझ लिया। अब हम लोग आते हैं मार्क्स के रूप में कि ये कैसे होंगे। तो इन ए क्वेश्चन पेपर, अब देखो यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हाफ ईयरली एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स बोर्ड क्वेश्चन पेपर को ही फॉलो करेगा और उसी के अनुसार क्वेश्चन सेट करके आपको हाफ ईयरली में दिया जाएगा।
ज़्यादातर स्कूलों में। ओके, अब मैं अपवाद नहीं कर सकता हूँ, किसी स्कूल में नहीं मिला तो उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, हो सकता है दूसरे टाइप का हो, लेकिन ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर स्कूल्स बोर्ड क्वेश्चन को ही फॉलो करते हैं। अब बोर्ड क्वेश्चन के बारे में देख लो यहाँ पर। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस, A, B, C, D एंड E। अब जो बोर्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें कितने सेक्शंस होंगे? तो 5 सेक्शंस होंगे, A, B, C, D एंड E, यानी 5 टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कौन कितने होंगे, कितने मार्क्स के होंगे? तो देखो सेक्शन ए, इट कंसिस्ट 20 MCQ क्वेश्चन। इसमें आपको हम बात किए थे कि यहां जो देख रहे हैं सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, तो यह है 20%। तो यही 20 क्वेश्चंस जो होंगे सेक्शन ए में MCQ जो होंगे, इन विच 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ सर्टेन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। उसमें 2 क्वेश्चन अ सर्टेन रीजन बेस्ड होगा, यानी 18 जो होंगे वो MCQ जो होंगे और 2 असर्टेन रीजन होगा। अब असर्टेन रीजन क्या होता है? तो असर्टेन और रीजन, दिस इज ए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें क्या होगा? स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और उस स्टेटमेंट में यू हैव टू सिलेक्ट इधर राइट और रॉन्ग, इधर ट्रू और फॉल्स, कौन सही है कौन गलत है, और उसी के अनुसार वहां पर भी 4 ऑप्शंस होंगे और उस ऑप्शंस में एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना रहता है। अंडरस्टूड? तो 20 में 2 असर्टेन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब ग्रुप बी की तरफ चलते हैं। तो ग्रुप बी में क्या होगा? सेक्शन बी में क्या होगा? तो इट कंसिस्ट 5 क्वेश्चंस, VSA, वेरी शॉर्ट आंसर, कैरिंग 2 मार्क्स इच। अब इसमें क्या होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच कैरी 2 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और ये वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे। ओके, नाउ सेक्शन सी, इट कंसिस्ट 6 क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। शॉर्ट आंसर जो है वो 6 क्वेश्चंस होंगे और ईच 3 मार्क्स के होंगे, यानी 6 3 जा 18 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स होंगे। नेक्स्ट डी है, कंसिस्ट 4 क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर कैरिंग 5 मार्क्स। अब यहां पर देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस होगा। ओके, तो 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स, यानी ये 20 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के नाम से जाने जाएंगे और तीनों क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होंगे, यानी 12 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अंडरस्टूड? सो इस तरह से ये हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यहां बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हुए वो हमारा 38, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बात को आप जान लीजिए, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और टोटल मार्क्स क्या होगा? तो टोटल मार्क्स 80 होगा। अंडरस्टूड? तो क्लियर हो गया कि टोटल क्वेश्चंस 38 और टोटल मार्क्स 80। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो 20 मार्क्स जो होता है वो स्कूल के अंडर में होता है, जो स्कूल प्रोवाइड करता है 20 मार्क्स। अब वो कैसे करता है? तो देखो उसमें जो होता है 20 मार्क्स के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 20, केवल समझना है, इससे कोई रिटेन का कोई मतलब नहीं रह गया है।
ये जो 20 मार्क्स होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले पेन पेपर टेस्ट, ये 10 मार्क्स का होगा, और सेकेंड होगा प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल होगा वो 5 मार्क्स का होगा, और एक होता है सब्जेक्ट इनरिचमेंट, आपको सब्जेक्ट में कितना नॉलेज है। ओके, तो सब्जेक्ट इनरिचमेंट या इसी का एक कंबाइंड फॉर्म दे दिया है, वो है हमारा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ये हमारा 5 मार्क्स का होता है। तो पेन पेपर टेस्ट जो होता है वो 2 पार्ट में लिया जाता है। जनरली स्कूल्स में हम देखते हैं कि एक बिफोर मिड टर्म और एक आफ्टर मिड टर्म। ओके, प्रैक्टिकल में यहाँ लैब एक्टिविटी आ जाएगा, लैब मैनुअल जो आपके वो बुक लिस्ट में होगा, तो उसी से ये लैब प्रैक्टिकल। पोर्टफोलियो में बहुत सारी चीज़ें आती है, आपका अटेंडेंस आता है, आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट आता है, माने बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अनुसार स्कूल्स आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड करेगी, यानी वो देगी। अब 20 में आपको जितना मिल जाए ये आप पर डिपेंड करता है। अंडरस्टूड है? तो ये 20 मार्क्स, तो ये टोटल 100 मार्क्स का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, अब 100 मार्क्स के बाद अब हम लोग बात करेंगे कि हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अभी जो आने वाले कमिंग, अब मैं समझता हूं कि किसी के पास 10 डेज बचे हैं, तो किसी के पास 15 डेज हैं, तो किसी के पास 12 डेज हैं। तो इन 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज में हम तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं हाफ ईयरली की तैयारी पर। तो देखो स्टूडेंट्स जो होता है, हम लोग अपने मेन फोकस पर स्टूडेंट को रखते हैं। देखो, अगर आपसे पूछे कि स्कूल का हीरो कौन होता है, तो स्कूल का हीरो स्टूडेंट्स होता है। ओके, अगर स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो स्कूल अच्छे हैं। तो द हीरो ऑफ स्कूल इज द हीरो ऑफ स्कूल इज स्टूडेंट्स, नॉट टीचर्स। टीचर नहीं होते, प्रिंसिपल नहीं होते, स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट्स अच्छे हैं तो स्कूल अच्छा है। ओके, तो स्टूडेंट्स को हम लोग जनरली क्या करते हैं कि 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है अबव एवरेज, और एक एवरेज हो गया, और एक हो गया बिलो एवरेज। ठीक है, तो यहां क्या होता है, ये 20% स्टूडेंट्स होते हैं, ये जो होते हैं ये 60% होते हैं, और फिर जो होते हैं ये करीब करीब 40% के, 20%, ये 20% के आसपास में होते हैं। ओके, ये कोई आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना, एक अप्रॉक्स ऐसा माना जाता है और होता भी है ना, ऐसा होता भी है। तो अबव द एवरेज हमारा 20% स्टूडेंट है, एवरेज 60% है, और बिलो एवरेज 20%।
देखो ये जो स्टूडेंट है, देखो जो भी बोल रहा हूं मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ये जो अबव एवरेज है ये टॉपर्स के नाम से भी जाना जाता है, ये टॉपर्स हैं। तो जो अबव एवरेज 20% जो स्टूडेंट है उनको ना तो स्ट्रेटजी की जरूरत होती है और ना ही टीचर को ज़्यादा उन्हें पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, यानी टीचर को इसमें ना के बराबर मेहनत करनी पड़ती है। और स्कूल में जनरली जो स्ट्रेटजी बनता है वो इनके लिए नहीं बनता है। जो हम लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं वो सारे स्ट्रेटजी हम लोग इनके लिए बनाते हैं, मीन्स ये 80% स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं। ये 20% है, ये तो टॉपर्स हैं। मैं कहता हूं आप पढ़ाएं या न पढ़ाएं ये पढ़ लेंगे। अंडरस्टूड? मैंने लाइफ में कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो रियली पढ़ रहे हैं 8 में 9 में, बट ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 10, 11 एंड 12। तो ये लोग तो वो स्टूडेंट होते हैं जो मेरे पढ़ाने के पहले ये लोग कंप्लीट कर लेते हैं, अपना कंप्लीट किए हुए रहते हैं। हाँ, थोड़ी सी गाइडलाइन की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग ये गाइड करते हैं कि इन लोगों को एग्जाम में कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि जब कंसंट्रेशन खो देंगे तो ये आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 स्कोर नहीं कर पाएंगे। इनको हम लोग बताते हैं वे ऑफ राइटिंग, आंसर को कैसे लिखा जाए, ये सब बातें बताते हैं। इनको मैथ्स बनाने के लिए नहीं बताया जाता है, ये तो खुद बना लेते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट्स के बारे में हम लोग जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं वो इन्हीं 80% के लिए बनाते हैं, और ये 80% वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं। ऐसे देखो, एक फैक्ट मैं बताने जा रहा हूं, और वो फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूं, साइंटिस्ट ने प्रूव करके ऐसा किया है। ऑल ऑफ यू नो अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन, अ ग्रेट साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दिमाग का 12 to 13% यूज कर पाया था। अपने दिमाग का मात्र 12 to 13%, और एक सामान्य पर्सन अपने माइंड का उपयोग 1% से 2%, बस इतना ही करता है, इससे ज़्यादा कोई नहीं करता है। एक सामान्य पर्सन इससे ज़्यादा नहीं करता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव करके ऐसा माइंड को रीड करके ऐसा बताया है कि ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा बिलो वाले के लिए बात कर लेता हूं। अब जो बिलो एवरेज है, कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मैथ्स नहीं बनता है, सो बनाने में मन ही नहीं लगता। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सबसे ज़्यादा टाइम मैथ्स पर ही देते हैं, फिर भी मैथ्स में नंबर नहीं आता। तो ये डिफरेंट बातें हैं, और बच्चे करते हैं और रियल में करते हैं, और वो इनके साथ ज़्यादा होती है।
इनमें भी कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी कहीं ना कहीं लैक है, ऐसी बातें नहीं है, कहीं ना कहीं लैक है, क्योंकि इसकी कमी किसी को नहीं है, माइंड की कमी नहीं है। हम लोग 1% की जगह पर क्या बढ़ा सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कमा दे रहे हैं, कम कर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा बढ़ाइए, आपके पास माइंड तो है ही। कभी कभी कोई बच्चा या किसी दूसरे बच्चा को बोलता है कि तुम्हारे पास माइंड ही नहीं है। कभी कभी हम लोग भी बोल देते हैं जोक के रूप में, अरे तुम्हारे पास तो माइंड ही नहीं है। लेकिन ये सही बात नहीं है, माइंड तो सबके पास है। देखो ना, जिसके पास है भी वो 1 से 2%, तो सबके पास तो बचा हुआ है, लोग यूज नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड? तो माइंड सबके पास है, जरूरत है थोड़ी सी कंसंट्रेशन बढ़ाने की, गाइडलाइन की जरूरत है। तो अगर थोड़ा सा ये बच्चा अपनी कंसंट्रेशन को, गाइडलाइन को अगर फॉलो करता है, हम लोग खास करके मैथ्स की अगर बात करते हैं, तो मैथ्स में हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक ले लो। एनसीईआरटी बुक में शुरू में कुछ लिटरेचर पार्ट्स होते हैं जो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाने लगता है और वो खुश रहता है कि सर हमने ये एक्सरसाइज बना लिया, आंसर इसका मिल गया। मैं कहता हूं अगर 1 आवर भी उस लिटरेचर पार्ट को अगर ऊपर है, तो ये जो प्रॉब्लम बच्चा करता है कि सर बनता ही नहीं है, सर उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ये खत्म हो जाएगा। 1 घंटा अगर लिटरेचर पार्ट को केवल पढ़े, ऑटोमेटिकली मैथ्स आपको बनाने आ जाएगा। और फिर जब बनाने आ जाएगा तो मैथ्स के जैसा कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। इस बात को लिख कर रख लो। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इन्हें थोड़ी सी जरूरत है। अब अभी क्या है कि हमारे पास 10 दिन का टाइम है, एक सपोज कर लीजिए। तो आपको अब ज्यादा नहीं पढ़ना है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप क्या कीजिए कि सपोज आपको के स्कूल में पोर्शन दिया गया होगा, उसमें सपोज कर लो कि 8 चैप्टर दिया गया है। देयर आर 8 चैप्टर्स। इस 8 चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। आप क्या करो, इस चैप्टर में सबसे पहले तुम देखो कि 8 चैप्टर में से कितने चैप्टर्स को मैंने बनाया है। सपोज उसमें आया रिजल्ट कि मैंने 5 चैप्टर्स को बना लिया, 3 चैप्टर्स मेरा रह गया है। वो 3 चैप्टर को माइनस कर दो, मत बनाओ अब, क्योंकि आपके पास अब मात्र 10 डेज रह गया है। 3 चैप्टर नहीं बनाओ, 5 चैप्टर को ही रिवाइज करो और पूरी अच्छी तरह से रिवाइज करो। एनसीईआरटी को पूरी तरह से एकदम, जो हम लोग कहते हैं ना कि एकदम मत डालो। कहीं से कोई पूछे जवाब देने की क्षमता रखो। तो इसी 5 चैप्टर से अब सपोज कर लो कि 8 चैप्टर में 80 मार्क्स का है, तो 5 चैप्टर में हमारा 50 मार्क्स तो आएगा ना। ये 50 नंबर तो मेरा आएगा। दिस इज मोर देन 70%।
अब बिलो एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उसको अगर 70% मार्क्स अगर आ गया तो क्या ये कम है? बिल्कुल कम नहीं है। अभी हाफ ईयरली में अगर ये इसी तरह से मेहनत अगर जारी रखा तो हो सकता है कि बोर्ड में ये बच्चा, इसमें से ही कुछ बच्चा भी 20% में से 90% भी ला सकता है। अंडरस्टूड? तो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर, स्ट्रेटजी पर आपको जोर देना है। अब स्ट्रेटजी में दूसरा क्या होगा कि हाउ टू राइट द आंसर्स। तो चूंकि मैं एज ए मैथ्स टीचर हूँ तो ज़्यादातर मैं मैथ्स की ही बातें करूँगा। तो हाउ टू राइट द आंसर शीट, आंसर शीट को कैसे लिखें? तो देखो, आंसर शीट में अभी वी हैव जस्ट टॉक अबाउट देयर आर 5 सेक्शंस। अभी हमने टॉक किया कि 5 सेक्शंस होते हैं। एमसीक्यू होते हैं, वेरी शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं और केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो देखो, लिखने का सबसे पहला रूल है कि तुम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, ओके? और जितने भी एमसीक्यूज हैं वो एक लाइन से लिख दो। 20 है तो 20 कर दो, सब में एरो लगा दो, जितना एरो लगाने के बाद अब जो राइट साइड में, देखो ध्यान से, राइट साइड में कुछ जो स्पेस बचेगा उस स्पेस में तुम रफ वर्क करो, रफ वर्क करो और यहां पर तुम आंसर पेस्ट करो। आंसर पेस्ट करने का देखो क्या तरीका होगा। जैसे आंसर में क्या होता है कि दिया हुआ रहता है A20, B इक्वल टू दिया हुआ है 10, C दिया हुआ है 30, D दिया हुआ है नन ऑफ दिस। आपको सपोज पहला का आंसर आपको B लगता है तो यहां B लिख दो, लेकिन ब्रैकेट में 10 भी लिख दो। अंडरस्टूड? दोनों में एक्चुअल आंसर और ऑप्शन वाला भी लिख दो। अगर केवल ये ऑप्शन लिखते हो तो हो सकता है टीचर को चेक करने में थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि टीचर क्या होते हैं ना कि उनको आंसर्स ज़्यादा माइंड में सेट हो जाता है और आंसर देख करके आपको टिक कर देंगे, आपको मार्क्स दे देंगे। तो इसीलिए हमेशा मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आंसर्स भी लिखो, ऑप्शन के साथ साथ आंसर्स भी लिखो, बेटर होगी। और साइड में रफ करो। अब बहुत बच्चा क्या होता है ना कि ऐसे करेगा, पहला क्वेश्चन लिख दिया, उसके बाद यहाँ क्या किया, सॉल्व किया और यहाँ आंसर करके और यहाँ लिख दिया बी और ये मान लेते हैं 10 में लिख दिया। दूसरा क्वेश्चन फिर यहाँ से स्टार्ट किया। इस तरह से लिखोगे टीचर परेशान हो जाएंगे चेक करने में और नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, रफ में आपको कर लेना है और रफ में कर लेने के बाद आपको 1 से 20 तक लिख देना है। कोशिश करो कि आंसर्स हमेशा एक ऑर्डर के रूप में, मीन्स 1 से स्टार्ट करो और 38 तक एक ऑर्डर में लिखो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच का कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐसा। तो शुरुआती स्टेज में सपोज कर लेते हैं कि 1 से 20 तक तो ये तो हमें लिख ही लेना है।
फिर मान लेते हैं कि 20 के बाद हमको 24 नंबर नहीं आ रहा है, 25 क्लियर है, 24 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। क्या करो, 24 का स्पेस छोड़ दो। आपको मालूम है कि शॉर्ट आंसर है तो हमारा एक पेज में तो हो ही जाएगा, एक पेज छोड़ दो, उसके बाद 25, 26 इस तरह से लिखो, हो सके तो। अब ये किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? तो एवरेज की बात कर रहे हैं। एवरेज स्टूडेंट के पास थोड़ा सा ऐसा होता है कि एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस होता है जिसका कॉन्सेप्ट या क्लियरेशन जो होता है माइंड में नहीं होता है, तो वैसे स्टूडेंट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 1 से स्टार्ट करके 38 तक एक ऑर्डर में ही लिखें, इंप्रेशन पॉजिटिव जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है, आज 20 सालों से मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो ऐसा देखा है कि कभी कभी टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इधर उधर बच्चा लिखता है, 1 यहाँ लिखे हुए तो 10 वहाँ लिखे हुए तो कुछ वहाँ लिखे हुए, इस तरह से तो टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको कभी कभी लॉस भी सहना पड़ता है, क्योंकि ईच एंड एवरी जो सेक्शन होता है वो अलग अलग मार्क्स के होते हैं। कोई 2 मार्क्स का है, कोई 3 मार्क्स का है। अब ऑर्डर में अगर टीचर चेक कर रहा है तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि 21 से लेकर के 26 तक हमारा 2 मार्क्स का है। अब बीच में एक आ गया 3 मार्क्स वाला, अब टीचर हो सकता है उसमें 2 मार्क्स ही दे दे। अब एक चीज और बता दे रहे हैं, अगर 3 मार्क्स वाला में टीचर अगर 2 मार्क्स दे रहा है तो आप लॉस में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसको चेक करने वाले से 3 या 4 लेयर में चेक होता है कॉपी। लेकिन ये कोई नहीं चेक करेगा कि 3 वाला में 2 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। हाँ, अगर 2 वाले में 3 मार्क्स अगर मिल गया तो वो करेक्ट कर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं टीचर दे भी दिया तो कहीं ना कहीं करेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन 3 मार्क्स वाले में अगर 2 मार्क्स मिल गया तो कोई आपको चेक नहीं करेगा और आप हो सकते हैं लॉस में। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को ऑर्डर में ही लिखें, आपके लिए ये बेटर होगी। ओके, अब ये एवरेज की बात कर रहे थे। टॉपर्स की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टॉपर्स को क्या देखना है? देखिए, टॉपर्स को मोस्टली क्वेश्चन आता है बनाने के लिए और वो ऑर्डर में ही लिखेगा। लेकिन कभी कभी किसी टॉपर्स को हम देख लेते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बच्चा क्या करेगा कि सबसे लास्ट से स्टार्ट कर देगा। उसका ये सोच होता है कि लास्ट वाला जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है वो पहले बना लूंगा तो हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क पूरा हो जाएगा, टाइम मैनेज करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप लास्ट से करते हैं या आपकी कोई गलती नहीं है, मैं गलती नहीं कर रहा हूं कि उसने गलती कर दिया, मैं एक सजेशन दे रहा हूं और वो टॉपर्स के बारे में कि देखो, कोशिश करो कि 1 से ही स्टार्ट करें, डायरेक्ट 38 to 1 ना जाए। मैं अपना बता रहा हूं। देखिए, कॉपी चेक करने में क्या होता है कि जनरली जो 99% स्टूडेंट्स होते हैं 1 to 38 लिखते हैं और उसमें बीच में एक बच्चा लिख दिया 38 to 1। अब बताओ तुम्हें, टीचर को तो चेक करने में परेशानी होगी। अब परेशानी के बस में अगर कोई नेगेटिव इंप्रेशन चला जाए और 1 नंबर तुम्हारा कम हो जाए, यानी 100 के प्लेस पर 99 हो जाए, तो बताओ, तुम खुद करके देखना कि जनरली क्या होता है। 1 से टीचर के माइंड में, जब टीचर कॉपी चेक करता है तो उसके माइंड में एक सेटअप कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे तुम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हो ना, उसी तरह से टीचर को भी कॉन्सेप्ट बन जाता है कि 1 to 20 हमारा 1 मार्क है, 21 से इतना 2 मार्क्स है, 3 मार्क्स है, एंड सो ऑन। और उसमें जो ही इरेगुलरिटी आया
तो इम्प्रेशन जो है, टाइम उसको ज़्यादा कील होने लगेगा। ये सब बातें तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा आपकी आदत है, मैं किसी तरह की कोई बात नहीं करता हूँ, आप लिखिए, लेकिन कोशिश कीजिए। मैं इतना ही बता रहा हूँ कि जो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप करते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि 1 से स्टार्ट किया है और विद इन द टाइम से पहले उसने पूरा किया है और लिखा है। तो ऐसी भावना को बिल्कुल ना रखें और कोशिश करें कि 1 से स्टार्ट करके 38 की तरफ जाए। दूसरी बात देखो, 100 आउट ऑफ 100 के लिए, अब देखो बहुत तेज बच्चा है, ब्रिलियंट है, टॉपर है, फिर भी मैथ में 100 नहीं ला रहा है। रीजन क्या है, कारण क्या है? तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, द वे ऑफ राइटिंग। मैं दो ही बात को बता रहा हूं कि या तो कंसंट्रेशन में लैक कर दिया एग्जामिनेशन में, या वे ऑफ राइटिंग अच्छा नहीं है, कुछ नेगेटिव इंप्रेशन चला गया, अच्छी राइटिंग नहीं है। देखो राइटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे कहा जाता है कि मैथ्स में राइटिंग का कोई रोल नहीं है, लेकिन एक चीज जान जाओ, राइटिंग अच्छी होगी तो इम्प्रेशन अच्छा होगा, और इम्प्रेशन अच्छा होगा तो टीचर आपको 1 मार्क के जगह पर आपको 2 मार्क्स भी दे सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट से हमेशा ये कहता हूँ कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, कि देखने वाला देखते रह जाए। तो एक हुआ लैक ऑफ कंसंट्रेशन, तो इसको आप सुधार लीजिए, मैं इनको ज़्यादा सजेशन नहीं दूंगा। दूसरी बात, वे ऑफ राइटिंग। जैसे क्वेश्चन आप बनाते हैं, लॉन्ग आंसर की बात हम ज़्यादातर करते हैं, शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट, ये 3। MCQ में देयर इज नो स्ट्रेटजी, कोई लिखने का वे नहीं है, वो तो ABCD लिखना है, और एक जो मतलब हमने बताया कि आंसर भी साथ में पेस्ट कर दीजिए तो बेटर होगी। लेकिन जो दूसरा जो वे ऑफ राइटिंग है, जैसे लॉन्ग आंसर हो, शॉर्ट आंसर हो, या जो भी हो, वेरी शॉर्ट हो, उसमें सपोज कर लीजिए आपको x और y का वैल्यू, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, x और y का वैल्यू निकालना है। बच्चा x का वैल्यू देखो, मैं क्या कर रहा हूं, बच्चा x का वैल्यू x = 10 यहां निकाला, और यहां पर निकाल रहा है y = 15 और छोड़ दिया। नहीं, देखो तुम लोग को मैं बता रहा हूं, टॉपर्स लोग, यू मस्ट राइट हैंस the value of x is 10 and y is 15, या कम से कम इतना तो जरूर लिखो, x = 10 and y = 15, इतना तो जरूर लिखो। कहोगे कि सर ये लिखने से क्या होगा? फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? देखो टीचर आपका यहां से यहां तक बनाया हुआ है, देखिए टीचर कॉपी चेक करते करते उनको सारे आंसर्स जो होते हैं वो याद हो जाते हैं। तो टीचर की डायरेक्ट नजर जो ही यहां पर जाएगी, ऊपर टीचर टिक करेंगे और मार्क्स आपको दे देंगे, क्योंकि उन्हें विश्वास, बस इसी को देखकर विश्वास हो जाएगा कि बच्चा ने सही बनाया है, और सही बनाया भी है। अगर सही नहीं बनाता तो यहां सही कैसे आ जाता? यानी पूरे उनको चेक करने की जरूरत नहीं होती है, और दिस इज द पॉजिटिव इंप्रेशन। टीचर को लगता है कि नहीं, बच्चा बहुत अच्छा है। तो 100 या हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जैसे मेंसुरेशन सेक्शन में जाते हैं तो हाइट ऑफ द पोल निकालना होता है, ओके, वाइड्स ऑफ द रिवर निकालना होता है, या लेंथ निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, ओके। इस तरह से एक ही क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स होते हैं और तीनों अलग अलग हम लोग निकालते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि वो तीनों को लास्ट में हैंस करके आंसर जरूर लिख दें, आपको पॉजिटिव मिलेगा, और 100 आउट ऑफ 100 में ये आपके लिए
विशेष लाभदायक होगा। अंडरस्टूड? तो ये हमारी हो गई। तो अब इसके बाद मैं 2-4-5 मिनट और बात करूंगा, और वो बात करूंगा जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। वैसे हाफ ईयरली से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो जो बातें मैं करूंगा वो बोर्ड के अनुसार बात करूंगा कि बच्चों को ये भी, चूंकि मोस्टली तो हम लोग बात जो भी कर रहे हैं वो बोर्ड के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, ये मैंने कहा कि ये फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप है तो इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा, लेकिन मेन जो बात है वो हम लोगों के लिए है, बोर्ड के लिए। अंडरस्टूड? तो हम लोग थोड़ा सा उसकी भी बातें कर लेते हैं। अब देखो, लास्ट टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर वाइज। अब देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसी के अनुसार हमको टाइम देना होगा। जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उस पर ज़्यादा हम लोग टाइम देंगे। तो ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। अब देखो, आपने लाइफ में देखा होगा, ये आपके लिए है कि क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कम मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, और बहुत स्टूडेंट्स ज़्यादा मेहनत करके भी उनके कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। कारण क्या होता है? लैक ऑफ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, मेहनत करते जा रहे हो, जिससे क्वेश्चन 2 मार्क्स का आने वाला है उसी पर तुम 1 महीना से लगे हुए हो। तो ऐसा नहीं, अकॉर्डिंग टू मार्क्स के अनुसार ही आपको उस चैप्टर पर टाइम देना है और उसी के अनुसार तैयारी करनी है। और यह हाफ ईयरली में भी लागू होगा और बोर्ड में भी लागू होगा। हाफ ईयरली में थोड़ा सा बदलेगा, मैं बताऊंगा। तो देखो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे जो पहला है वो है नंबर सिस्टम। हमारा जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। मीन्स हम लोग यहाँ रियल नंबर के नाम से जानते हैं। ये क्या है? रियल नंबर्स चैप्टर। तो इससे जो कुछ मार्क्स आएंगे वो आएंगे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अब आता है सेकंड नंबर पर, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो हो कौन कौन है? तो अलजेब्रा में हमारा है पोलिनोमियल, शॉर्ट में लिख देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और साथ में हमारा है एपी एंड एपी। और ये सब मिलाकर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये सीबीएसई के द्वारा दिया गया है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। ओके, तो ये डायरेक्ट अलजेब्रा से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, अलग अलग नहीं दिया गया है। ओके, अब सेट करने वाले अपना किस में से कितना देंगे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन है, इंट्रो है, उसके बाद आइडेंटिटी है, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस है, और इससे क्वेश्चन जो आएगा वो 12 मार्क्स का हमारा आएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम?
इसके बाद मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में भी हमारा पार्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यह है, और इससे भी हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, STATIS स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY प्रोबेबिलिटी। इससे हमारा क्वेश्चन जो आएगा वो 11 मार्क्स का आएगा। टोटल जोड़ लो तो 6, 12, 14, कहीं पर गड़बड़ हो गया क्या, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ज्योमेट्री, अच्छा एक ज्योमेट्री रह गया है, ठीक है, हाँ एक ज्योमेट्री नहीं लिख पाए हैं तो यहाँ कर लेते हैं। 1, 2, 6, 7 है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में भी हमारा ट्रायंगल्स आता है और सर्कल्स आता है, 2 चैप्टर यहाँ भी है। तो जो ज्योमेट्री हमारा है वो 15 मार्क्स का है। अब ऐड करोगे तो आ जाएगा 12, 2, 14, 15, 5, 20, 0 में 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 80 हो गया। यही थ्योरी का हमारा पेपर है और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये 20 मार्क्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये दोनों ऐड कर दोगे तो तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर बन जाएगा। और ये ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए। तो इसी के अनुसार हम लोग जैसे अलजेब्रा है तो अलजेब्रा 20 का है, 12 का है, 10 का है, ये है, ये है। अब देखो बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो वो किस पर फोकस करेगा, तो देखो नंबर सिस्टम में चले जाओ, ये आपके लिए आसान होने वाला है। स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अगर हाफ ईयरली का पार्ट है तो इसको ज़रूर कंप्लीट कर लो। ज्योमेट्री में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है सर, छोड़ दो, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। अलजेब्रा कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ज्योमेट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, ज्योमेट्री को थोड़ा छोड़ दो, उसमें भी कुछ नहीं है। थ्योरम को थोड़ा सा लर्न कर लो, 2-4 थ्योरम्स हैं, कुछ तो कर लो। और ये बातें मैं बिलो एवरेज के लिए कह रहा हूँ, सब के लिए नहीं, ओके। तो ऐसा होता है। तो इसी के अनुसार हम आप लोगों को तैयारी करनी है। हाफ ईयरली का क्वेश्चंस यही आएंगे। अब एक और बात है, एवरेज स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि देखो एनसीईआरटी बुक तो आपको सब के लिए है, बनाना ही बनाना है। वो टॉपर्स हो, एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, एनसीईआरटी सबको बनाना है। एनसीईआरटी बनाने के बाद आपको एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पलर आता है, तो आपको एग्जाम्पलर बनाना है। और टॉपर्स, ये जो टॉपर्स लोग हैं इन्हें तो अदर बुक के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एज एग्जाम्पल आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, क्योंकि 100 लाना, देखो एनसीईआरटी अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो 80% तो मार्क्स आ ही जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर ले रहे हो तो 90% तो आ ही जाएंगे, लेकिन 10% के लिए आपको बहुत सारे बुक्स बनाने होंगे। बहुत सारे का मतलब कि भाई आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा की भी प्रॉब्लम्स बना लीजिए, तब आपका 100% पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है, अब अगर मान लेते हैं किसी बच्चा को एनसीईआरटी ही नहीं कंप्लीट है, हाँ दूसरी एक बात और है कि एनसीईआरटी में एमसीक्यूज नहीं दिया हुआ है। तो जब एमसीक्यू नहीं दिया हुआ है तो एमसीक्यू के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा पढ़ना ही होगा। सबके लिए है, बिलो एवरेज के लिए भी, एमसीक्यू के लिए आपको पढ़ना ही होगा।
केस स्टडी क्वेश्चन के लिए आपको दूसरे बुक का सहारा लेना ही होगा, और ये सब आप 10 दिनों में कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था बिलो एवरेज के लिए कि अब जो चैप्टर बना लिए हैं बस उसी को रिवाइज कीजिए, अब ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो नहीं बनाए हैं बाद में हम लोग बनाएंगे, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। अब थोड़ी सी टॉपर की बात कर लेते हैं और एवरेज की बात कर लेते हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए कि कोशिश कीजिए कि दिसंबर, देखो सितंबर आपको एग्जाम में कट जाएंगे, अक्टूबर आपको फेस्टिवल्स में कट जाएंगे, दशहरा दीपावली जो भी है उसमें कट जाएंगे, उसके बाद प्री बोर्ड आ जाएंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि एनी कॉस्ट आप दिसंबर तक सिलेबस को बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए, जो भी बचा खुचा है। उसके बाद जनवरी और फरवरी के कुछ दिन, यानी मान के चलिए 1 मंथ, 20 डेज, 25 डेज हो सकता है, 2 मंथ्स भी कह सकते हैं। तो ये जो 2 मंथ्स होंगे ये रिवीजन के वर्क मंथ्स होंगे, या इस पीरियड में हम लोग सैंपल पेपर बनाएंगे, डिफरेंट प्रकाशन का सैंपल पेपर निकलता है, सैंपल पेपर बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे। टाइम, बहुत बच्चे को हम लोग देखते हैं एग्जाम में आ रहा है, वो बोलेगा कि आ रहा था सर, नहीं बना पाए। क्यों? टाइम नहीं था सर। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैथ जो होता है ना, वो प्रैक्टिस की चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप शार्प बनेंगे। तो टाइम भी आपको मैनेज करना है। आप कोशिश कीजिए कि सैंपल पेपर को 2.5 घंटे में पूरा बना लें, तभी जाकर आप एग्जामिनेशन में सक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज यहीं आपको 3.5 घंटा लग रहा है तो एग्जाम में और कितना लगेगा, क्योंकि एग्जाम में उतना सोचने का टाइम नहीं रहता है। आप किसी क्वेश्चन में आप फंस गए, टाइम ज़्यादा लैप्स कर दिए, तो उसको मेंटेन आप वही आधा घंटा जो पहले आप किए हैं उसी में मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। मैंने सोचा कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहा है तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें कर ले। तो ये रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अपने टॉपिक की तरफ रिटर्न होंगे। यानी मैं अभी एपी पढ़ा रहा था और एपी का एक एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट किए थे 5.1, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो एक बार फिर आपसे ये आग्रह है कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो कृपया कर दें, ओके, जिससे कि आने वाला वीडियो भी आपके पास पहुंचते रहे। ओके, सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।